Once again, a very good day to all of you. Once again, here comes Saurav Kumar, and today again I'll be talking you about IT. IT में जो है हम लोग आज बातें करने वाले हैं. IT जो है इसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने कर लिया था. पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि IT में करीबन हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए थे. वंस अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग क्या कर रहे थे. तो लेट्स स्टार्ट विद द live class of IT, in which important question, mind it clearly, important questions. When I am talking about important questions, then you should always rely on it that I am talking about something which is really important for IT. तो आज मैं अगेन आपके लिए IT का क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ. हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, जो आपका हम लोगों ने डिस्कस किया था वो आपका यूनिट वाइज डिस्कशन था. यूनिट वाइज डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है. तो यूनिट वाइज डिस्कशन में हम लोगों ने जो आपका सिलेबस था उसको भी हम लोगों ने टच किया है, और उस सिलेबस को भी हम लोगों ने ये बता दिया था कि ये चीज़ें पढ़नी है. लास्ट क्लासेस में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसके बारे में मैं बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको जो है हम लोगों ने कर लिया था. फिर इसको किस तरीके से करना है, अगर कोई किन्हीं का छूट गया होगा तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए मैं एक बार फिर से आपके पास लेके आया हूँ. दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देखिए कि एक्सप्लेन 3 इनपुट 3 आउटपुट एंड 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो ये 3 कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, या इनपुट डिवाइसेस कह लीजिए या आउटपुट डिवाइसेस, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था. और अगला जो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, ये देखिए इनपुट आउटपुट. ये जो है आपका ब्लॉक डायग्राम विच इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. इसमें आपका मैक्सिमम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. तो इसमें आपको डिस्कस करना होगा कि डायग्राम के साथ, आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ बताना होगा कि किस तरीके से जो है आपका ब्लॉक डायग्राम काम करता है. और इसको हम लोगों ने क्या किया था, हर एक पार्ट को, हर एक चीज़ को, जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है. हम लोगों ने इसको ये भी बताया हुआ है कि किस तरीके से सारे चीज़ें काम करती है. इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था. तो अब जो है हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, और वो जो नया क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए वो है, What do you understand by memory? तो काफ़ी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं. हर दिन कोई ना कोई टीचर आपके पास कुछ अच्छा चीज़ लेकर के आता है. लोग जो है आपके लिए लगे हुए हैं. काफ़ी कम समय है, और इतना कम समय है कि आप अगर पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट में 2 दिन भी दें तो शायद कम पड़ जाए. ध्यान रखिए, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कृपया करके बिल्कुल बढ़िया से परफेक्टली उसको देखिए, ध्यान दीजिए, और उसके बाद जिस तरीके से आपको कहा जा रहा है उसके अनुसार एक्ट कीजिए. आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं. सब कुछ अच्छा होने वाला है. हम लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही होने वाला है. तो यार ध्यान रखिएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी एंड इट्स टाइप्स. मेमोरी क्या होता है और मेमोरी के कितने तरह के होते हैं, ये यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस. क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी? एक फिजिकल डिवाइस है कंप्यूटर मेमोरी, यूज टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन. यहाँ पर ये किस लिए यूज होता है? डेटा को, इंफॉर्मेशन को, कोई भी ऐसी चीज़ें जो है, जो कंप्यूटर में हमारे पास डेटा है जो रखने लायक है, उसको हम लोग स्टोर करते हैं. और ये डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास ज़रूरत पड़ती है कई सारे स्टोरेज डिवाइसेस के. अब ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इसमें जो है 2 तरह की स्टोरेज होती है. एक होती है टेम्पररी स्टोरेज. टेम्पररी मतलब कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने क्या किया,
स्टोर किया और उसके बाद फिर वो अपने आप ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टोरेज होते हैं जिसमें कि हम लोग स्टोरेज परमानेंटली कर देते हैं। परमानेंटली कहने का मतलब कि अगर हमने एक बार स्टोर किया तो वो स्टोर्ड ही रहेगा जब तक हम चाहें, जब तक हम लोग चाहेंगे तब तक वो स्टोर्ड रहेंगी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि आखिर इस तरह का क्या क्या होता है मौजूद हमारे पास, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा टेम्पररी होगा और कौन सा परमानेंट स्टोरेज होगा। आगे देखिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट्स दैट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ बिट्स। अब यहाँ पर जो भी स्टोरेज होती है वो बिट्स एंड बाइट्स में स्टोरेज होती है। स्टोरेज जो होती है वो हमेशा बिट्स एंड बाइट्स में स्टोर हो जाती है। मतलब कि अगर हम स्टोर भी कर रहे हैं तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 01010101, इस तरीके से स्टोरेज होती है। और 01 के फॉर्म में अगर स्टोरेज है तो दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी। क्या है? बाइनरी है। अब ये बाइनरी सिस्टम में स्टोर होता है जिसको कि हम लोग बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में रखते हैं। द मेमोरी ब्लॉक इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो मेमोरी जो ब्लॉक है वो कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं जिसको कि हम लोग सेल कहते हैं। ईच सेल हैज़ यूनिक एड्रेस, और उन सब सेल का एड्रेस होता है और वो सारे एड्रेस को हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं और कई तरीके से उन एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग में। तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर है कि भैया अगर मेमोरी होगा, देखो मेन चीज़ जो बातें हैं वो क्या है, अगर मेमोरी है तो आइदर टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा। अगर टेम्पररी या परमानेंट में से कोई भी चीज़ें होंगी, अगर स्टोर हो रही हैं चीज़ें तो वो बिट्स और बाइट्स में ही स्टोरेज होंगी, कोई दूसरी चीज़ें उसमें नहीं रहेंगी। तीसरी बात कि अगर स्टोरेज होगा तो वो बिट्स एंड बाइट्स में स्टोरेज होगा। दैट्स इट, इतना हमें याद रखना है। तो यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको एकदम याद करा दूंगा मैं। आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको याद होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखना है। याद रखिए, मेमोरी है। मेमोरी कितने तरह का होता है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स। ये जनरली जो है 3 तरह के ही मेमोरी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश। लेकिन जो ये रजिस्टर है ये बाद में अब जुड़ गया है ना। तो अब इसको भी हम लोग लेकर के ही चलते हैं। हालांकि ये रजिस्टर्स जो है वो प्राइमरी के अंदर ही रोम में आ जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी रजिस्टर्स अलग हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी की बातें करें तो प्राइमरी में 2 पार्ट होते हैं प्राइमरी के, रैम और रोम। रैम और रोम क्या होते हैं? ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी 2 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्टैटिक और डायनेमिक। यहाँ पे देखिए स्टैटिक और डायनेमिक दिया गया है। तो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन रोम कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूछा जा सकता है कि रोम कितने टाइप का होता है। तो पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इसका मतलब क्या होता है? पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमें जानना जरूरी है। बिल्कुल एकदम इसको ध्यान में रखना है ना। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होता है। जो प्राइमरी होता है वो क्या होता है? टेम्पररी मेमोरी होता है। जो भी चीज़ें इसमें स्टोर करते हैं वो टेम्पररी स्टोर्ड होता है रैम में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें रैम जो होता है वो टेम्पररी होता है, लेकिन उसी में जो रोम होता है ना ये परमानेंट है। और ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा, ध्यान रहे मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है इसमें स्टोरेज किया जाता है और ये परमानेंटली होता है। इसमें कई सारे टाइप के प्रोग्राम्स स्टोर कर दिए जाते हैं चिप में, तो वो परमानेंट मेमोरी है। ध्यान रखिएगा इसको।
तो ये जो है आपका प्राइमरी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी होता है, जिसमें कि दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। रैम जो है फुल्ली टेम्पररी है, लेकिन रोम जो है वो परमानेंट इन नेचर होता है। यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं, जैसे यहाँ पर मेमोरी में जो दूसरी टाइप की जो मेमोरी है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है, याद रहे, सेकेंडरी मेमोरी जब भी होगा परमानेंट इन नेचर होगा। एग्जाम्पल, हमारा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी रोम, ये सब जो है मैग्नेटिक डिस्क, टेप, जितना भी कुछ होता है वो सब सेकेंडरी स्टोरेज है। जितना भी हम मेमोरी बाहर से ऐड करते हैं वो सारे मेमोरी क्या होते हैं, वो सारे मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। याद रखिएगा कि सारे मेमोरी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, और ये सेकेंडरी स्टोरेज ही है ना। अब कैश मेमोरी क्या होता है, ये देखिए। कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू जो है वो एक सहायक होता है, और ये जो कैश मेमोरी होता है जो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में स्थित होता है। मतलब ये दोनों के बीच में होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में नहीं। किसके किसके बीच, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू, मतलब प्रोसेसिंग। जब भी प्रोसेसिंग की बात आती है तो प्रोसेसिंग के समय जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। जहाँ पर कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइडेड है, रैम और रोम। और यहाँ पर रैम और रोम जो भी डिवाइडेड है, ये रैम जो है टेम्पररी है, रोम परमानेंट इन नेचर है, सेकेंडरी मेमोरी अगेन परमानेंट इन नेचर है, और कैश मेमोरी जो है ये सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी इन दोनों के बीच में होता है, स्थित होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब ये याद रखिए कि ये जो प्राइमरी मेमोरी, ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी जो है हमेशा यूज़ में आते हैं जब भी कोई भी प्रोसेसिंग की जाती है। अगर कोई प्रोसेसिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्राइमरी में सारा काम, कंप्यूटर हमेशा प्राइमरी में ही सारा काम करता है, ना कि सेकेंडरी में। लेकिन जब भी वो प्राइमरी का यूज़ करता है, कैश मेमोरी का हमेशा यूज़ करता है, ये याद रखना है। कैश मेमोरी का क्या करता है, यूजेस करता है। ये जो कैश मेमोरी है वो काफ़ी हेल्प करता है किसी भी तरीके का जो कंप्यूटेशन है वो अगर प्रोग्रेस में आता है तो उसका ये काफ़ी बड़ा यूजेस करता है। ये काफ़ी दमदार होता है, काफ़ी जो है कैश मेमोरी बेसिकली क्या होता है कि ये एक इंटरमीडिएट मेमोरी है, जो कि जहाँ पर अगर मान लिया कि कहीं पर कोई चीज़ स्टोर्ड है, उसको वो वहाँ से ला ला के और प्राइमरी मेमोरी को देता है। मतलब अगर एक आपके पास बड़ा ड्रम है और एक छोटा बाल्टी है, तो बाल्टी में अगर पानी डालना है ड्रम से, तो हम लोग किसी न किसी मग्गे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैश मेमोरी उसी मग्गे की तरह है। तो यहाँ पर ये काफ़ी काम करता है, बढ़िया काम करता है, अच्छा इसका रिस्पांस है। और जितनी ज़्यादा कैश महंगा होता है, मतलब अगर जितना ज़्यादा कैश मेमोरी बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका इक्विपमेंट महंगा होगा। तो ध्यान रहे, ऐसी सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं ऐसी। अब याद रखिए कि रजिस्टर्स की बातें कर रहे हैं हम लोग। रजिस्टर्स जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ है। रजिस्टर जनरली जो है रोम जिसको बोलते हैं उसी रोम के अंदर होता है, और रोम में ही ये चीज़ें स्थित होती हैं। रोम किसको बोलते हैं ये जानना ज़रूरी है कि रोम किसको बोलते हैं। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी होता है, और रीड ओनली में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या है, पी रोम है, ईपी रोम है और डबल ईपी रोम है। मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें बनती है ये बेसिकली चिप में बनती है, और ये चिप ही दीज चिप्स आर रजिस्टर्स। इसी में रजिस्टर्स का प्रयोग होता है। रजिस्टर्स काफ़ी सारे मेमोरीज़, जो छोटे छोटे मेमोरीज़ हैं, उसको बिट्स एंड बाइट्स में जब स्टोरेज होता है तो वो रजिस्टर्स काफ़ी काम में आता है। तो ये रजिस्टर्स अब इतने ज़्यादा यूसेज में है कि इनको एक अलग मेमोरी का टाइप दे दिया गया है, लेकिन वो आज भी जो है रोम के अंदर हम लोग उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, है ना।
आगे देखिए, ये जो हमारा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, यहाँ पे देखिए मैं प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी की बातें कर रहा हूँ मैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है उसकी बातें कर रहा हूँ मैं। प्राइमरी मेमोरी में क्या है, सो देखिएगा, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, जो मैंने बताया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द कंप्यूटर सिस्टम मेन्स मेमोरी दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद इन द CPU। मतलब ये जो है CPU से डायरेक्टली जो है आपका कम्युनिकेट करता है, मतलब प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। ऑक्सिलरी मेमोरी एंड द कैश मेमोरी, मतलब कुछ जो ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको बोलते हैं, जो रजिस्टर्स है, और जो कैश मेमोरी है उसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। हमेशा मेन मेमोरी उसके दोनों के साथ ही यूटिलाइज किया जाता है। मेन मेमोरी इज यूज्ड टू keep directly used to kept programs or data when the processor is active। जब भी प्रोसेसर एक्टिव होता है तो आपका जो मेमोरी है, वो जो मेन मेमोरी है, वो हमेशा प्रोसेसर जब भी एक्टिव होगा, मेन मेमोरी में जब भी प्रोग्राम्स वगैरह रन करेंगे तो आपका जो है मेन मेमोरी हमेशा उसके लिए काम में लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगेन आगे देखेंगे हम लोग कि जो प्राइमरी मेमोरी है, वो प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे रैम और रोम जो मैंने बताया था। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द फास्टर टाइप ऑफ मेन मेमोरी। फास्टर टाइप ऑफ मेमोरी मतलब काफ़ी फास्ट होता है ना। मेमोरी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU। तो ये जो है हम लोग डायरेक्टली CPU के द्वारा एक्सेस किया जाता है ना। इट इज़ द हार्डवेयर इन अ कंप्यूटर। ये जो है एक हार्डवेयर है कंप्यूटर में, विच कंप्यूटर डिवाइस टू टेम्परली स्टोर डेटा। ये क्या है? टेम्परली डेटा को स्टोर करता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू रीड एंड राइट डेटा मेमोरी अंटिल मशीन इज़ वर्किंग। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर डिवाइस टू टेम्परली स्टोर डेटा, टेम्परली डेटा को स्टोर करता है, एंड इट इज़ यूज टू रीड राइट डेटा। मतलब यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग दोनों हो सकती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है। रैम विल बी लॉस्ट। अगर रैम जो है ख़राब हो सकता है, अगर रैम में जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टोर जो चीज़ें हुई हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी अगर पावर चला गया। मतलब अगर कंप्यूटेशन प्रोग्रेस में है, और कंप्यूटेशन प्रोग्रेस में होने के समय क्या होता है कि सारा काम अगर हो गया है, उसके बाद हमने या तो एप्लीकेशन स्विच ओवर कर लिया, या फिर हमारा जो प्रोसेसिंग जो डेटा की प्रोसेसिंग ख़त्म हो गई होगी, या फिर हम लोग पर्टिकुलर उस डेटा का यूज़ अब नहीं करने वाले हैं, तो क्या होता है, नया एप्लीकेशन खोलते हैं। जैसे ही नया एप्लीकेशन खोलेंगे, जो पुराने वाले जो एप्लीकेशंस हैं उसको बंद करना पड़ेगा, और जैसे ही बंद करेंगे हमारा जो सिस्टम है वो जो स्टोर किया हुआ है डेटा वो सब खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डेटा है वो टेम्पररी स्टोर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, या फिर अगर कंप्यूटर गलती से बंद कर दिया तो भी वो डेटा चला जाएगा। तो इसलिए जो है रैम काफ़ी यूज़ में होता है। तो यहाँ पे रैम की बात हो गई है। अब हम लोग रोम की बात करेंगे। तो रोम क्या होता है? यहाँ पे देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम है। यहाँ पे SD रैम और D रैम। इसको आपको उतना नहीं पढ़ना है, इसीलिए इसको बढ़ाया नहीं है हमने, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी आपको कॉन्सेप्ट जो है चाहिए रिलेटेड टू व्हाट यू हैव टू स्टडी। उतना ही बताऊंगा जितना की ज़रूरत है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए नेसेसरी है। ज़्यादा पढ़ करके अभी कॉन्सेप्ट और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी की स्पेसिफिक तैयारी करनी है, एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी किसे कहते हैं? रोम को बोलते हैं। रोम इज़ अ मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज मीडियम दैट इज़ यूज्ड फॉर परमानेंटली स्टोरेज। मैंने आपको बताया था कि रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। याद रखिएगा कि रोम हमेशा परमानेंट होता है ना, लेकिन रैम जो है वो टेम्पररी होता है। यहाँ पे देखिए,
ROM is a memory device storage medium that is used to permanently store information inside a chip. यहाँ पे हम लोग इस चिप में चीज़ों को डाल देते हैं. It is read only memory. यहाँ पे read and write नहीं है उसकी तरह. RAM में हमारा read and write होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रीड ओनली है. रीड ओनली कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें स्टोर्ड डेटा है, उसको केवल रीड किया जा सकता है, ना कि उसमें राइट किया जा सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं कि किस तरीके से जो डेटा है वो हमें देखना है कि यहाँ पे क्या होता है, डेटा रीड ओनली होता है डेटा. अब यहाँ पर रीड ओनली का मतलब है दैट कैन रीड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन. जो भी इस इंफॉर्मेशन स्टोर किया है उसको केवल रीड किया जा सकता है. डेटा और प्रोग्राम्स, बट वी कैन नॉट राइट और मॉडिफाई एनीथिंग. हम लोग उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. अगर हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं डेटा को, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखिएगा कि एक और चीज़ लिखी गई है, इट इज़ नॉन वोलाटाइल. नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है इट इज़ परमानेंट, टेम्पररी नहीं होता है इसमें स्टोरेज. इट मीन्स दैट द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी लॉस्ट. मतलब ये कि जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो कहीं भी लॉस्ट नहीं हो रहा है. व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, अगर पावर चला गया तो डेटा आपका लॉस नहीं होगा. ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ रहा हो. टाइप्स ऑफ रॉम क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए जो चिप होता है, यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है रैम कैसा दिखता है. ये रैम है ना. रैम जो है आपका इस तरीके का दिखता है, रॉम जो है आपका इस तरीके का दिखता है. ये रॉम क्या है, चिप है ना. ये चिप जैसा आपको दिख रहा होगा जिसमें कि आपका डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं. यहाँ रैम है जिसमें कि चिप तो होते हैं लेकिन इसका स्टोरेज और इसके स्टोरेज में अंतर होता है. ये परमानेंट इन नेचर है और ये टेम्पररी इन नेचर है. तो दोनों कैसा दिखता है उसका फोटोग्राफ भी यहाँ पर हमने दे दिया है. अगर आप बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें कोई बात नहीं है, उतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ रॉम क्या है. पी रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, मतलब ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोग्राम्ड कर दिया जाता है और इसमें जो है हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं. वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, मतलब वो प्रोग्रामेबल है, रीड ओनली है. प्रोग्रामेबल पहले से मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोग्राम किया गया है, और रीड ओनली है कहने का मतलब कि ये रीड इसमें कर सकते हैं, जो भी डेटा स्टोर्ड है उसको रीड कर सकते हैं. दैट्स इट. ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, सो हम लोग देखते हैं. देखिएगा EPROM. नेक्स्ट क्या है, पहला PROM था, नेक्स्ट है अब EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें क्या होता है कि डेटा कोई ना कोई डेटा जो है स्टोर्ड होता है लेकिन कम समय के लिए स्टोर होता है, और ये डेटा जो है इरेजेबल होता है. कहने का मतलब कि अगर डेटा जो है एक बार हमने स्टोर कर दिया तो वो तो स्टोर रहेगा, वो प्रोग्राम होकर के ही आता है, मैन्युफैक्चरर द्वारा ही आता है. लेकिन लोगों को बाद में ऐसा लगने लगा कि हमारा जो डेटा है वो तो लॉस्ट हो जाता है, वो तो हमेशा परमानेंट रह जाता है. तो हम लोग इसको अगर मान लिया रीयूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं. एक बार तो हमने लिख दिया उसमें तो चेंज होगा नहीं, तो इसीलिए इसको इरेजेबल बनाया गया. लेकिन इरेज करने के लिए इसको टाइम लगता था. इट यूज टू टेक अराउंड 48 to 70 आवर्स या 75 आवर्स, 74 आवर्स लगते थे, 72 आवर्स लगते थे इसको डिलीट होने में, और इसमें जो है काफ़ी टाइम लगता था. इसीलिए लेकिन बाद में हम लोग यूटिलाइज कर सकते थे, इरेज हो पाता था. हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता था. 72 आवर्स इज़ मोर देन एनफ. 3 दिन का समय लगता था उसको डिलीट करने में किसी डेटा को. तो भाई 3 दिन तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे क्या, है ना. तो इसलिए क्या किया जाता था कि डबल EP, यहाँ पर जो EPROM है इसको थोड़ा सा और एडवांस किया गया और डबल EPROM को लाया गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें क्या होता था कि जो इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है इसको थोड़ा सा इन्हेंस किया गया. अब इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की थोड़ी सी मदद ली गई, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसमें अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह जनरेट किया गया, और उसके बाद जो है इसमें जो है इसको डिलीट किया गया, जिसमें कि जो है ये डबल EPROM जिसको बोलते हैं वो डबल EPROM जो है
इसको कहा गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तीनों याद रखिएगा। रोम 3 तरह के होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मैंने बताया आपका परमानेंट इन स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। एंड इट इज़ यूज टू होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, काफ़ी सारे बड़े अमाउंट का जो डेटा है वो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपको बोर नहीं होना है। आपके सामने समक्ष पूरा का पूरा हमने चैप्टर खोल रखा है, पूरा का पूरा आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इसको आपको कर लेना है। किसी भी हालत में वीडियो से बाहर नहीं जाना है, कहीं भी नहीं खिसकना है कि वीडियो चला दी, अच्छा हम जा रहे हैं, मम्मा बुला रही है, पापा बुला रहे हैं। नो, यहाँ पर आइए, बैठिए, पढ़िए। आपके लिए पूरी टीम लगी हुई है आपके पीछे, आपको अच्छा करने के लिए, आपके लिए जो है काफ़ी सारे हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अच्छा कर सकें। एक बार एक अच्छा हो जाए, 15-20 दिनों की बात है, मेहनत कीजिए, अच्छा हो जाएगा, काम खत्म, है ना। सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है, जैसे कि हार्ड डिस्क, है ना। हार्ड डिस्क की बातें हमने की थी। नेक्स्ट जो स्टोरेज होता है वो आपका पेन ड्राइव भी हो सकता है, आपका एक बहुत जितने भी तरह के जो डिवाइसेस जो अलग से हम लोग मेमोरी में लगाते हैं वो सारे चीज़ जो है सीडी, डीवीडी सब आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप ले सकते हैं। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा टाइप जो है वो है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी इज ए मेमोरी, इट इज स्मॉल साइज्ड मेमोरी। स्मॉल साइज्ड मेमोरी मतलब स्मॉल साइज चिप, ऐसा दिखता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये देखिए, इसमें चिप होते हैं छोटे छोटे, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 1 MB, 2 MB, 8 MB कैश, 16 MB कैश, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कैश मेमोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव मेमोरी होता है, और ये ही मेमोरी है जो आपको प्राइमरी मेमोरी और प्रोसेसर दोनों के बीच में एक बढ़िया सामंजस्य स्थापित करता है, दोनों के बीच में एक बढ़िया जो है कोरिलेशंस बनाता है, और जितनी भी जो जहाँ भी कोई चीज़ें स्टोर्ड है उसको उठाता है और प्राइमरी मेमोरी को ले जा करके देता है, वो यही मेमोरी है, ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि चूंकि ये काम जो है करना पड़ता किसको? प्राइमरी मेमोरी को करना पड़ता, लेकिन हमारे कैश मेमोरी होने की वजह से कैश मेमोरी वो काम कर देता है, तो प्राइमरी मेमोरी का कुछ समय बच जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये हमारा यूजेस है। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्स, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी क्या होता है? द रजिस्टर मेमोरी इज अ टेम्पररी स्टोरेज। ये भी एक रजिस्टर मेमोरी जो है वो टेम्पररी स्टोरेज। मैंने आपको बताया था कि जो रैम होता है वो रैम की तरह में ये लगा होता है, रजिस्टर में लगा होता है। रजिस्टर जो है वो रैम के जैसा ही होता है और उसको हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी इसकी यूसेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसको एक अलग से इसको एक दर्जा दे दिया गया है और एक टाइप बना दिया गया है, रजिस्टर मेमोरी टाइप, ठीक है। तो इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। ये क्या करता है? ट्रांसफ़र, डेटा को ट्रांसफ़र करने में हमारी मदद करता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी। ये क्या होता है? बहुत ही छोटा और बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। इट इज़ द instruction to a computer, it is a part of a computer memory located in the CPU। ये CPU में भी इसका स्टोरेज है, CPU में भी इसकी एक अपनी जगह है ना। तो ये जो है काफ़ी अच्छी मेमोरी है जिसको कि हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, और ये भी कंप्यूटर को फास्ट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट ये देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस भी पूछा जाता है। मैंने इसी में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस नहीं है ये,
अगर आपसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस पूछा जाता है तो आप केवल इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, मैंने उसी में लिख दिया है ना। तो यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में है डिफरेंस वो देख लीजिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पररी मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट मेमोरी। यहाँ पर जो सेकेंडरी मेमोरी है ऑब्वियसली परमानेंट मेमोरी है, और जो आपका प्राइमरी मेमोरी है वो है क्या, टेम्पररी इन नेचर। यहाँ पे जो है डेटा कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। यहाँ पे डायरेक्टली डेटा एक्सेस किया जाता है, किसके द्वारा, डेटा कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। यहाँ पे डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड, सीधा है, ये प्रोसेसर यूज करता है, यहाँ पे प्रोसेसर नहीं यूज कर पाता, ठीक है। स्टोर डेटा कैन बी वोलाटाइल, यहाँ पे जो भी डेटा होगा स्टोर वो टेम्पररी इन नेचर होगा, मतलब वोलाटाइल होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी, जैसे कि आपका नॉन वोलाटाइल डेटा भी इसमें रहता है, जैसे रैम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल रोम, है ना। तो यहाँ पे परमानेंट और यहाँ पे जो डेटा है वो टेम्पररी भी और परमानेंट भी हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में रोम और रैम दोनों रहते हैं। यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में ये नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट इन नेचर ही होता है। तो डिफरेंस है, इट इज़ मोर कॉस्टली दैन सेकेंडरी मेमोरी, ऑब्वियसली सेकेंडरी मेमोरी से वो ज़्यादा कॉस्टली है, ये लेस कॉस्टली है प्राइमरी मेमोरी से। इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, इट इज़ द स्लोएस्ट मेमोरी, और कई सारे डिफरेंसेस और भी हैं, जैसे इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, और यहाँ पे जो है लार्ज कैपेसिटी होता है। इसमें जो पावर है कि इफ़ रिक्वायर्ड द पावर टू रिटेन द डेटा इन द प्राइमरी मेमोरी, ये जो है पावर इसको चाहिए, डेटा को रखने के लिए पावर चाहिए, बट इसको पावर नहीं चाहिए। अगर एक बार चीज़ें स्टोर कर दी तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है जब तक हम ना चाहें। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ रैम, रोम, रजिस्टर्स, ईपरोम, पीरोम, ये सब कैश मेमोरी, ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो है उसी के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में अलग हो जाते हैं, CD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब सारे जो हैं अलग टाइप के जो मेमोरी आपको नज़र आते हैं वो सब आपके सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना प्लीज़ ले लीजिए। आगे हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग चलेंगे नेटवर्क में, ठीक है। किस में चलेंगे, हम लोग चलेंगे नेटवर्क्स में चलेंगे। ये देखिए, एक्सप्लेन नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स। यहाँ पर नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के टाइप्स को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का कलेक्शन है जिसके थ्रू दो या दो से अधिक, याद रखिएगा, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे हो, आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि दोनों कंप्यूटर नेटवर्क में हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर में ऐसा हो कि डेटा शेयर कर रहा है, डेटा में फाइल्स शेयर कर सकते हैं, उसको डेटा को अगर भेज रहे हैं, इसका मतलब वो नेटवर्क में है, तभी वो डेटा शेयर हो रहा है। कम्युनिकेशन, यहाँ पे देखिए यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या क्या है। कम्युनिकेटिंग यूजिंग ईमेल्स, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल के थ्रू हो सकता है, उसके थ्रू हम लोग वीडियो, इंस्टेंट मैसेज वगैरह भेज सकते हैं। हम लोग डिवाइस भी, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कैफ़े में जाते हैं तो उसके पास एक ही प्रिंटर होता है, लेकिन कंप्यूटर कई सारे होते हैं, किसी भी कंप्यूटर से वो प्रिंट दे सकता है ना। तो वहाँ यहाँ पर प्रिंटर जो है एज ए शेयरिंग डिवाइस यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे प्रिंटर जो है वो शेयरिंग डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ये आपका जो है यूजेस है किसका, नेटवर्किंग का। शेयरिंग फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स, अलाउइंग नेटवर्क यूजर्स टू इजीली एक्सेस एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन। कई सारे इंफॉर्मेशंस को मेंटेन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए भी हमें जो है नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे नेटवर्क्स जो है वो कई सारे होते हैं। लैन, मैन, वैन, 3 तरह के होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दर्शाया हुआ है। लैन नीचे देखिए, जो पहला फोटोग्राफ है ये वाला, ये आपका क्या है, लैन है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है।
जिसमें कि 2, 4, 10, 20 कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं। 0 से 1 किलोमीटर तक इसमें जो है आपका डिस्टेंस हो सकता है और इसको जो है काफ़ी कम दूरी तक इसको यूजेस में आता है। लेकिन उससे थोड़ा बड़ा वैन होता है, मैन होता है, जो कि ये है। कई सारे दूसरे लैन भी यूज़ कर सकते हैं, कई सारे लैन को मिलाकर के मैन बनता है। लेकिन सबसे बड़ा जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जिसको कि हम लोग पूरे राउंड द ग्लोब, पूरे संसार में हर जगह हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क जैसे इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क है। जबकि याद रहे कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है और जो मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इन दोनों में जो डेटा ट्रांसफरेंस है वो आपका यूसेज जो है वो उसमें आपका आईपी एड्रेस जो यूज़ होता है वो लोकल आईपी एड्रेस का यूज़ होता है। जबकि वायन में जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें जो यूजेस होता है वो ग्लोबल आईपी एड्रेसेस का यूज़ होता है। ग्लोबल आईपी एड्रेस और लोकल आईपी एड्रेस के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। लोकल आईपी एड्रेस, जब भी हम लोग लैन से कनेक्ट होते हैं 2, 4, 10, 20 कंप्यूटर आपस में जोड़ करके और जब डेटा शेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग लोकल आईपी एड्रेस के तहत ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब हमें ग्लोबली जुड़ना है, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ना है, तो हम लोग सहारा लेते हैं किसी न किसी नेटवर्क का। जैसे जो इंटरनेट है वो किसी न किसी नेटवर्क से लेते हैं, जियो का इंटरनेट, एयरटेल का इंटरनेट, है ना, BSNL का इंटरनेट। तो ये सब कंपनीज़ हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं। तो ISPs बोलते हैं इसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्लोबल आईपी एड्रेस देते हैं और ये ग्लोबल आईपी एड्रेस वैन में ही हमें मिलता है। तो ये हमारे पास जो है, देखिए यहाँ पर मेनली 3 टाइप के दिए हुए नेटवर्क, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क मैंने कहा था आपको कि स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया लाइक होम, ऑफिस और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग में ये यूज़ होता है। जबकि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है, इट इज़ अ नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स यूज़र विथ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन जियोग्राफिक एरिया और रीजन। मतलब कि बहुत मतलब लैंड जितना छोटा नहीं होता है, लैंड से बड़ा होता है, बट वैन जितना बड़ा भी नहीं होता। बहुत सारे लैंड को मिला करके जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में याद रखिएगा कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो काफ़ी सारे 2, 4, 10, 20 लैन को आपस में जोड़ देते हैं और इसका जो रेंज होता है वो 0 to 25 किलोमीटर होता है। जबकि लोकल एरिया का रेंज जो होता है वो 0 to 1 किलोमीटर ही होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है इसका रेंज फिक्स्ड नहीं है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम लोगों को जो है ISPs का प्रयोग होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ होता है। वाइड एरिया नेटवर्क में आइए। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ ब्रॉड एरिया। ये क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया, एनी नेटवर्क हुज कम्युनिकेशन लिंक्स क्रॉस मेट्रोपॉलिटन रीजन। मतलब कि कोई भी ऐसा नेटवर्क जो मेट्रोपॉलिटन एरिया से थोड़ा बड़ा होगा वो सब के सब वाइड एरिया नेटवर्क्स में आएंगे, है ना। तो वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट वगैरह में जो यूजर्स होते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है इसमें आ जाते हैं कि इंटरनेट क्या है। कई बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस बताइए। तो इंट्रानेट और इंटरनेट में एक ही चीज़ आप लोग याद रखेंगे, 2, 4, 10, 20 कंप्यूटर आपस में जुड़ गए और आपस में ही डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो हमेशा इंट्रानेट होंगे। इंट्रा मतलब विद इन सर्कल, सर्कल के अंदर, इंट्रा सर्कल, है ना, इंट्रानेट। अगर इंटरनेट की बातें करेंगे आउट ऑफ द सर्कल, हमेशा आउट ऑफ द सर्कल होगा। मतलब इसमें कई सारे कंप्यूटर्स जुड़ सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सो याद रखिएगा, इंटरनेट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क और कंप्यूटर्स। कई सारे डिफरेंट कंप्यूटर और नेटवर्क को अगर ज्वाइन करना हुआ
तो हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंट्रानेट में क्या होता है? इंट्रानेट इज़ ओन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स। इंट्रानेट जो है प्राइवेट फर्म्स के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है और ये हमेशा जो है छोटे जो नेटवर्क्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। 2, 4, 10, 20 कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ देखिएगा साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो आपका नेटवर्क्स जो है वो ये देखिए, ऑन द इंटरनेट देयर आर मल्टीपल यूजर्स। इंटरनेट में क्या होता है? काफ़ी सारे मल्टीपल यूजर्स होते हैं, लेकिन ऑन द इंट्रानेट देयर आर लिमिटेड यूजर्स। इसमें लिमिटेड यूजर्स होते हैं। इंटरनेट इज़ अनसेफ। इंटरनेट चूँकि बहुत बड़ा होता है और उसमें कई सारे अनसेफ चीज़ भी हो सकते हैं, कई सारे हैकर्स लोग हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट में ऐसा नहीं होता है। वो इंटरनेट से बहुत सेफ़ होता है क्योंकि कुछ ही लोग उसमें ज्वाइन कर पाते हैं। तो इंटरनेट इज़ सेफ और यहाँ इंटरनेट इज़ अनसेफ। ऑन द इंटरनेट देयर इज़ मोर नंबर ऑफ विजिटर्स। यहाँ पर काफ़ी सारे विजिटर होते हैं इंटरनेट में, लेकिन इंट्रानेट में क्या होता है? इन द इंट्रानेट देयर इज़ लेस नंबर ऑफ विजिटर्स। यहाँ पे काफ़ी कम विजिटर्स होते हैं। इंटरनेट इज़ पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? एक पब्लिक नेटवर्क है, जबकि आपका जो इंट्रानेट है, ध्यान रखिएगा, जो इंट्रानेट है, इंट्रानेट में जो है कुछ और नहीं है बल्कि इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क है। ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क में क्या अंतर है। पब्लिक नेटवर्क वो होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? पब्लिक नेटवर्क में कोई भी यूज़ कर सकता है, तो ये पब्लिक नेटवर्क कहलाता है, जबकि इंट्रानेट ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये प्राइवेट नेटवर्क है ना। एनीवन कैन एक्सेस द इंटरनेट। यहाँ पे कोई भी एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे कोई भी से सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इन दिस एनीवन कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कई सारे अलग अलग तरह के कितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो है वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग होता है, यहाँ पे क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग होता है। यूजिंग सोशल मीडिया ऑन योर फोन और रिसर्चिंग रिसोर्सेज वाया गूगल। यहाँ पर जो है हम लोग सर्च कर सकते हैं, गूगल के भाया हम लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कंपनी कम्युनिकेशन जो अगर किसी प्राइवेट कंपनी का, अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंपनी का यहाँ पर इंट्रानेट है, तो वो अपनी कंपनी को अपना खुद का सर्च इंजन रखना पड़ता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 और क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे मैं बढ़ रहा हूँ, काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राउज़र। यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राउज़र एंड हाउ इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। ब्राउज़र क्या है और ब्राउज़र हमें कैसे हेल्प करता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि www है क्या। तो कई सारी चीज़ें हैं, www के फीचर को एक्सप्लेन करना है, www क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कि ब्राउज़र क्या है, दूसरा क्वेश्चन हाउ इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, मतलब ब्राउज़र कैसे हेल्प करता है हमें इंटरनेट से कनेक्ट होने में। तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए www, और चौथा क्वेश्चन www के फीचर्स को भी एक्सप्लेन करना है। तो 3-4 क्वेश्चन को मिला करके भी कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, घबराना नहीं है। इन सभी पर 1-1 मार्क्स होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आपने फीचर्स केवल लिख दिया 1 नंबर, www को एक्सप्लेन किया 1 नंबर, अगर आपको जो है आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ब्राउज़र क्या होता है तो उस पर 1 नंबर है, और ब्राउज़र कैसे कनेक्ट कर सकता है चीज़ों को इंटरनेट के साथ, तो वो उसके लिए भी 1 नंबर। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। A browser is a type of software that allows you to find view websites on the internet. अगर इंटरनेट पे कोई वेबसाइट्स को हमें देखना हो, जानना हो, तो हम लोग ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। There are many different web browsers, ऐसे ब्राउज़र्स कई सारे हैं, लेकिन कुछ हैं जो कॉमन हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, कई सारे ऐसे ब्राउज़र्स भी हैं।
वेब ब्राउजर्स आर प्राइमरली यूज टू डिस्प्ले एंड एक्सेस वेबसाइट्स। वेब ब्राउजर्स का काम क्या है? प्राइमरली यूज टू डिस्प्ले, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करवाना और वेबसाइट्स को एक्सेस करना। जो भी आपका इंटरनेट पर जितने भी वेबसाइट्स दिए गए हैं उसको एक्सेस करने में हमारा जो ब्राउज़र है वो हमारी मदद करता है। मतलब ये कि हमारा ब्राउज़र बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ब्राउज़र के बिना तो हम किसी वेबसाइट पे जा ही नहीं पाएंगे ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है आपका वेब ब्राउज़र्स है, जो वेब ब्राउज़र क्या करता है? डिस्प्ले करता है, एक्सेस, वेबसाइट को एक्सेस करने में, इंटरनेट को एक्सेस करने में, है ना। और ये जो प्रिफर करता है वो लैंग्वेज प्रिफर करता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब इसमें जितने भी जिसको यूज़ किया गया है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया गया है वो है HTML और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो कि XML बोला जाता है ना। ब्राउजर्स कन्वर्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्राउजर क्या करता है? ये HTTP को जो है उसको क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स को सबको कन्वर्ट कर देता है। किसमें? इनटू ह्यूमन रीडेबल कंटेंट। अगर उसको प्रोग्राम में दिया गया है तो उसको ह्यूमन रीडेबल कंटेंट में उसको बदल देता है। इसीलिए आपको बाद में HTML भी पढ़ाया गया है। दे कैन ऑल्सो शो अदर प्रोटोकॉल्स। कई सारे अदर प्रोटोकॉल्स भी हैं जो कि आपका हो सकता है HTTP जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर HTTPS जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी बोला जाता है HTTPS को। अब वेब ब्राउज़र, अब यहाँ पर से आपको दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि आखिर ब्राउज़र कैसे हेल्प करता है इंटरनेट से कनेक्ट करने में। तो अ वेब ब्राउज़र is a software application that allows you to access information on the web worldwide। तो जितना भी वर्ल्ड वाइड वेब है सबको एक्सेस करने के लिए हमारे पास वेब ब्राउज़र का होना जरूरी है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या सफारी हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, कोई भी हो, है ना। When a user requests a web page from a specific website, the web browser requests the content from the web server। तो हम लोगों के पास वेब सर्वर होता है, वहाँ से किसी पर्टिकुलर हर एक वेबसाइट जो है अपनी अपनी कंपनी अपना अपना वेबसाइट बनाती है और अपनी अपनी वेबसाइट पे चीज़ों को रखने के लिए उसको जगह की ज़रूरत होती है। तो ये जगह कहाँ मिलेगा? वेब सर्वर पे मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक वेबसाइट का अपना अपना वेब सर्वर हो, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर जिसके पास ज़्यादा स्टोरेज है, ज़्यादा उनके पास अगर ये है इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास क्या होता है? वेब सर्वर भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? वेब सर्वर के पास जाते हैं और वेब पेज को रिक्वेस्ट करते हैं। वो वेब सर्वर जो है हमारे वेब पेज को डिस्प्ले करा दिया जाता है, ठीक है। विच में कंटेंट टेक्स्ट, और ये जो है कई तरीके की चीज़ को रखता है जो कि आपका कंटेंट को रख सकता है। कैसे कंटेंट को रख सकता है? वो इमेज के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसे कई सारे चीज़ों को रखता है। अ वेब ब्राउज़र प्राइमरी फंक्शन इज़ टू रेंडर HTML। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र जो है मेनली HTML फाइल को रीड करता है, उस कोड में लिखा जो भी चीज़ है उसको मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू जो है वेब पेजेस में डिस्प्ले कराता है, और उसके बाद उसको वेब पेज में लोड करने के बाद उसके HTML जो लैंग्वेज है उसको प्रोसेस भी करता है। विच में कंटेन टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टेक्स्ट हो सकता है, लिंक्स हो सकता है ना, एंड रेफरेंसेस टू इमेजेस एंड अदर आइटम्स। इमेजेस भी हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, कई सारे आइटम्स इसमें हो सकते हैं। आगे बढ़ें तो देखिएगा, ये देखिए द वर्ल्ड वाइड वेब जो www है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करता है ना। यहाँ पे देखिएगा जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इस तरह का जितना भी कॉम्बिनेशन है वो सब का सब कॉम्बिनेशन कहाँ होता है? तो www में होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड यूजर्स ऑन द इंटरनेट, and using the hypertext transfer protocol
यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए जो है ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। www कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। जितना भी वर्ल्ड में जितने भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू जो है डेटा जो है www के जरिए जो है पेश किया जाता है और हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, अपने ब्राउज़र के थ्रू। The World Wide Web is the universe of network accessible information। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशंस है और वो जो है एक ऐसा ह्यूमन नॉलेज है जिसको कि एक जगह स्टोर करके वर्ल्ड वाइड वेब में रखा जाता है कॉमनली, जिसको जो है कहते हैं www, इसको कि W3 भी कहते हैं कई बार। इट इज़ इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेजेस। कई सारे पब्लिक वेब पेजेस होते हैं, उसको इंटरकनेक्ट किया जाता है इससे। तो कई सारी चीज़ें इसमें है ना। अ वेब ब्राउज़र इज़ यूज्ड टू एक्सेस वेब पेजेस। वेब ब्राउज़र्स कैन बी डिफाइंड एज प्रोग्राम्स। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स हैं। क्या है? प्रोग्राम्स विच डिस्प्ले टेक्स्ट, डेटा, पिक्चर्स, एनिमेशन, वीडियो, इंटरनेट। अभी मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। हाइपर लिंक्ड रिसोर्सेज होती हैं, मतलब कई सारे लिंक्स जो है इसमें हम लोग डाले जा सकते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा www के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और www का फीचर्स भी बोला गया है। तो www के फीचर्स, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो उसके फीचर्स हैं वो है हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कहने का मतलब किसी भी ब्राउज़र में ये काम कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि गूगल क्रोम में ही केवल काम करेगा ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी काम कर जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज में भी काम कर जाएगा, कई सारे जो ब्राउज़र्स हैं उसमें काम कर जाएगा, इसीलिए इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मतलब इसका जो डेटा है वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, एक ही समय में कई सारे कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता है। ओपन स्टैंडर्ड एंड ओपन सोर्स इसको बोलते हैं, जिसमें कि आप डेटा को कहीं से भी चेकआउट कर सकते हैं और ओपन सोर्स है, कहीं से भी किसी भी रूप में अगर कोई भी ब्राउज़र है उसके ज़रिए कंटेंट आप देख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। यूज़ ऑफ वेब ब्राउज़र्स टू प्रोवाइड अ सिंगल इंटरफेस फॉर मेमोरी सर्विसेज। तो यहाँ पे जो वेब ब्राउज़र्स हैं वो क्या करते हैं, आपका सिंगल इंटरफेस, बहुत सारे सर्विसेज को एक ही सिंगल इंटरफेस में आपको दिखा देते हैं। डायनेमिक इन नेचर होता है, इंटरैक्टिव होता है और कई सारे इवॉल्विंग फीचर्स भी हैं इसके साथ साथ। तो इतना आप लिख देंगे आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन डिफरेंट कंप्यूटर टाइप्स। अब यहाँ पर समझिए क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी। कंप्यूटर नहीं पूछा जा रहा आपसे क्या पूछा जा रहा है? कंप्यूटर के टाइप्स और उसके फंक्शनैलिटी के ऊपर। जब फंक्शनैलिटी पूछा जाएगा तो हम लोग उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कई सारे कंप्यूटर टाइप हैं, डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है और कुछ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो मतलब यहाँ पे 4 टाइप तो हैं। क्या क्या होते हैं? अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, अगर केवल कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्मेशन कर रहा है, कुछ कैलकुलेशन और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहा है, तो उसको हम लोग डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे। जबकि एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूअस फिजिकल फिनोमिना दिखाता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो फिजिकल फिनोमिना से ज़्यादा अटैच्ड है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जितने भी काम होते हैं वो सब एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? जो डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मतलब थोड़ा कैलकुलेशंस भी हो जाए, थोड़ा मैकेनिकल भी हो जाए, थोड़ा हाइड्रोलिक मशीन्स की तरह काम करे, तो उसको जो है हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। ऐसा पीसी जो सारा काम को हम लोगों को करके देता है। कुछ जो प्रोग्रामिंग टेक्निक बेसिकली जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसको हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में रखते हैं। तो अ पीसी कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉल, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, कम दाम का होता है ये, है ना, डिज़ाइंड फॉर एन इंडिविजुअल यूज़र, एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए ये बनता है, जिसको कि पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, पीसी।
PCs are based on microprocessor technologies that enables manufacturers to put an entire CPU, यहाँ पे an entire दोनों सट गया है, an entire CPU on one chip। तो पूरा का पूरा प्रोसेसर जो है एक ही चिप में रहता है। बिजनेस के लिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर पर्सनल अगर कोई काम है तो पर्सनल कंप्यूटर की तरह भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हम लोग इसमें कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम लोग जो है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर 4 का ही नाम करेंगे। ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास जो कि कंप्यूटर में काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछ दिए जाते हैं कि भैया आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्या है, बैक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो इसको भी हम लोग आज देख लेंगे कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट क्या है। ये देखिए, एक्सप्लेन फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट में सबसे पहला चीज़ है कि आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए और डायग्राम को लेबलिंग आना चाहिए। ये डायग्राम अगर लेबल ठीक से हो गया तो आप इसमें आधे नंबर, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर आप ऐसे ही पालोगे। बाकी 3 नंबर जितने भी आपने लेबलिंग किया है सबको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर डिफाइन करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कि CD ROM है, मेमोरी कार्ड स्लॉट्स है, फ्लॉपी ड्राइव है, एयर वेंट्स हैं, है ना, स्कैन डोर को ये सीक्रेट डोर है जिसमें कि इसके अंदर में USB होते हैं, लाइन इन, माइक्रोफोन, हेडसेट, ये सब की चीज़ें रहती है, USB भी इसमें होता है। तो कई सारी चीज़ें इस फ्रंट पार्ट में आपको है। अब इसको आप एक लाइन 2 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। DVD ड्राइव क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट क्या है ना, ये सब देखिए। फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है ना। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें बढ़ानी है तो इसको फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वहीं पर इन सब को एक्सप्लेन भी करना है कि DVD क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, मेमोरी कार्ड क्या होता है, एयर वेंट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना है। एक लाइन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, काफ़ी छोटी चीज़ें हैं इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आपको बता नहीं रहा हूँ। यू ओनली हैव टू रीड इट वंस। अब यहाँ पर देखिएगा कि उसी में एक और चीज़ है, बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। तो बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट जो है, काफ़ी चीज़ें जो है इसमें आपको मिलेंगी। बैक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका बैक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है, जिसमें कि ये आपका SMPS कहलाता है। पूरा का पूरा ये SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, यहाँ पर से पावर दी जाती है। वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ स्विचेस लगी हैं, यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स लगे हुए हैं, ये सब एयर वेंट्स हैं। और यहाँ पर जो लगा हुआ है ये आपका पैनल लगा हुआ है, जिसको कि मैंने बड़ा करके यहाँ पे दर्शा दिया है। क्या क्या है वो चीज़, तो कीबोर्ड कनेक्टर है, माउस कनेक्टर है, USB पोर्ट्स है, इथरनेट लैन पोर्ट है, सीरियल कम्युनिकेशंस है, पैरेलल पोर्ट है, VGA पोर्ट है, माइक्रोफोन के लिए अलग, लाइन इन के लिए अलग, स्पीकर के लिए अलग, गेम और मीडिया के लिए अलग है। तो इतने सारी चीज़ें यहाँ पर आपके बैक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं, या मतलब बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट में होती हैं। इन सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये सारा चीज़ जो भी आप देख रहे हैं इनको एक्सप्लेन कर देना है। मैंने इसको किया है, ये देखिए यहाँ पर बैक पार्ट है, इसमें पावर क्या होता है, फैन क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई क्या होता है, एक्सपेंशन स्लॉट क्या है, वेंट्स क्या है, इन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो याद रहे कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और ये डायग्राम्स आप नहीं बनाएंगे नंबर नहीं मिलने जा रहा है। यू विल नॉट गेट अ सिंगल मार्क्स इफ यू राइट विदाउट डायग्राम। डू रिमेंबर दिस। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने सारी चीज़ें लिख दी है। आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा आजकल में मैं आपको भेज दूंगा ये सारे नोट्स। प्लीज़ रीड इट वंस, एक बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। 2 दिन का समय मिला है कंप्यूटर के लिए। ध्यान रहे
कि मेरा सब्जेक्ट ज़्यादा समय नहीं लेता है, मेरा सब्जेक्ट अगर आपने मेरे हिसाब से पढ़ा है, डू इट एंड डू इट रेगुलरली। और एक चीज़ याद रखिएगा, डू इट एंड गेट इट। डू इट एंड गेट इट का मतलब क्या है? आप काम करेंगे और जितना काम करेंगे उतना नंबर आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मेरी गारंटी है आपकी। तो इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे और नई चीज़ें मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, सब खैर।